अच्छी खासी तादाद में बाम्बू फॉरेस्ट में से बाहर आते हुए उन आइस सिल्क वर्म्स के हुजूम को देखकर वीर काफी ज्यादा शॉक्ड था। जिन आइस सिल्क वर्म्स को वीर इस समय सेंस कर रहा था, उनकी लाइफ ज्यादातर सेक्रेड ब्लड एलियन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। उनकी एनर्जी फ्लो की स्ट्रेंथ उन ब्लड हॉर्न शुरास के आसपास ही थी जिनसे वीर का सामना भी कुछ समय पहले ही हुआ था। एक आइस सिल्क वर्म बाकी सबके आगे था और उसके और वीर के बीच का गैप अब 500 मीटर्स के अंदर का रह गया था। तभी अपना पीकॉक क्रॉसबो निकालकर वीर तुरंत एम करता है और ट्रिगर दबा देता है। अब गेस करने के बजाय वीर एक आइस सिल्क वर्म को जान से मारकर खुद ही सच का पता लगाना चाहता था। हार्ड लाइट स्ट्रिंग मूव होती है और फिर जेट स्टील बोल्ट फायर होता है। लाइट की बीम की तरह पलक झपकते ही वो जेट स्टील बोल्ट 500 मीटर के डिस्टेंस तक ट्रैवल कर गया था और अगले ही पल वो जेट स्टील बोल्ट उस आइस सिल्क वर्म की बॉडी को पियर्स करता हुआ उसे जमीन पर पिन कर देता है। पलक झपकते ही उस आइस सिल्क वर्म को मरता हुआ देखकर वीर काफी ज्यादा सरप्राइज था, खास करके ये देखकर कि पहले उसने जितना इमेजिन किया था उन आइस सिल्क वर्म्स को जान से मारना उससे कहीं ज्यादा आसान था। अगर वो एक पागलपन की स्टेट में कन्वर्टेड सेक्रेड ब्लड एलियन होता तब वीर ने एक्सपेक्ट किया था कि हो सकता है कि वो रिएक्ट करता या फिर उस बोल्ट को डॉज करने तक की कोशिश करता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। यहां तो बस वो जेट स्टील बोल्ट उससे स्ट्रक किया और वो आइस सिल्क वर्म मर गया, एज सिंपल एज दैट। और फिर म्यूटेंट एलियन डार्क सिल्क वर्म मारा गया। आपको इस म्यूटेंट एलियन की डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 म्यूटेंट जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका फ्लैश कंज्यूम करें। अपनी पावर स्क्रीन पर यह शब्द देखकर वीर फ्रीज सा हो जाता है और हैरानी और शौक के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। इनफैक्ट काफी देर तक वीर ऐसे ही खड़ा हुआ था। ये सही नहीं है, ये सही हो ही नहीं सकता। ये एक म्यूटेंट सिल्क वर्म कैसे हो सकता है? एक म्यूटेंट क्लास के एलियन के पास इस तरह की हाई लाइफ फोर्स कैसे हो सकती है? यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वीर को चाहकर भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो मोटा आइस सिल्क वर्म पहले मारे गए डार्क सिल्क वर्म्स जैसा ही एलियन है, लेकिन फिर वीर अपनी पावर स्क्रीन पर दिख रहे शब्दों को भी झुठला नहीं सकता था। आफ्टर ऑल, जिस दुनिया में वीर था ये उस दुनिया का रूल है और इसीलिए अगर उसकी पावर स्क्रीन पर यह लिखा है कि उसने एक म्यूटेंट एलियन को जान से मारा है तो इसका मतलब वाकई में उसने एक म्यूटेंट एलियन को ही जान से मारा है। खैर, फिर और भी ज्यादा से ज्यादा सिल्क वर्म्स को अप्रोच करता हुआ देखकर वीर उन सभी को जान से मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन फिर बहुत ही जल्द वीर को रियलाइज हो जाता है कि वो सब के सब म्यूटेंट क्लास डार्क सिल्क वर्म्स ही हैं, ठीक वैसे ही जैसे बाम्बू शूट्स के अंदर और बाहर मौजूद सिल्क वर्म्स थे जिन्हें वीर ने इससे पहले जान से मारा था। ये सब कुछ देखकर वीर इस समय काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड था, क्योंकि अभी भी उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जब वो दोनों ही डार्क सिल्क वर्म्स हैं और वो भी म्यूटेंट क्लास के ही, तो फिर उनकी बॉडीज के बीच में इतना ज्यादा अंतर कैसे है? उन आइस सिल्क वर्म्स की बॉडीज के अंदर की लाइफ फोर्सेस कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी और इस बात का कोई प्रॉपर रीजन नहीं था कि उन म्यूटेंट एलियंस के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे मौजूद है। ये सही नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये तो कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। इट्स क्रेजी। ये सभी चीजें बहुत ज्यादा अजीब हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि बाम्बू के अंदर मौजूद सिल्क वर्म्स भी अपने मुंह से आइस की सांस ले रहे हों और यहां तक कि सेक्रेड ब्लड एलियंस तक ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं? यहां पर जरूर कुछ एक्सटर्नल फोर्स है जो इन छोटे छोटे आइसी ब्लॉब्स को अफेक्ट कर रही है। एक ऐसी फोर्स जिसके बारे में अभी तक मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, लेकिन वो जो कुछ भी है ये उन सभी को बहुत ही खतरनाक स्ट्रेंथ दे रहा है। वीर ने अपनी तरफ आने वाले 100 के 100 बड़े सिल्क वर्म्स को जान से मार डाला था और उसे एक एडिशनल डेविल सोल भी हासिल हो गई थी। अभी अभी हासिल हुई डेविल सोल को चेक करने के लिए वीर तुरंत ही उसे बुलाता है। हालांकि उस डेविल सोल की डेफिनेशन सेम थी, लेकिन उसकी फिजिकल अपीयरेंस अलग थी। इस बार जो मोटा व्हाइट बग वीर के हाथ में आया था उसका सर पहले वाले के मुकाबले बड़ा था और उसकी बॉडी प्रैक्टिकली आइस थी। उस डेविल सोल की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए वीर पहले की ही तरह उसे दीवार की तरफ फेंकता है और नोटिस करता है कि ये डेविल सोल पहले की डेविल सोल के मुकाबले कहीं ज्यादा पावरफुल है। और तो और उसमें से जो आइसी फॉग रिलीज हुई थी उसका रेडियस 3 मीटर तक का था। इसके अलावा उसके आसपास जो फ्रॉस्टी एयर मौजूद थी वो अपने आप में ही कहीं ज्यादा पावरफुल थी। ये कैसी अजीब बात है? अगर वो दोनों के दोनों ही म्यूटेंट डार्क सिल्क वर्म्स हैं तो फिर उन दोनों डार्क सिल्क वर्म्स के बीच में इतना साफ साफ डिफरेंस कैसे? अगर मैंने इसके पहले बेबी डार्क सिल्क वर्म्स को जान से मारा था और अभी जिन डार्क सिल्क वर्म्स को मैंने मारा है वो मैच्योर डार्क सिल्क वर्म्स हैं, तो इससे मुझे अभी अभी जो डेविल सोल हासिल हुई है उस पर तो कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए था ना। आफ्टर ऑल, डेविल सोल्स का एक एलियन की एज से तो कोई लेना देना ही नहीं होता है। ये मिस्ट्री तो और भी ज्यादा से ज्यादा उलझती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्यूरियस डिफरेंस के पीछे की वजह क्या है। अपने चेहरे पर हैरानी और मन में क्यूरियोसिटी के साथ वीर उन बाम्बू स्टॉक्स को ऑब्जर्व करता है। अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, मुझे इसे आगे और एग्जामिन और एनालाइज करना होगा। मुझे गहराई में जाकर यह पता लगाना होगा कि आखिर इन अजीब से सिल्क वर्म्स को क्या इफेक्ट कर रहा है। सिल्क वर्म्स के जीन्स बहुत ही ज्यादा ग्रेट होते हैं, लेकिन इनका वंश भी बहुत बड़ा होता है और इसीलिए एक बात तो तय है कि यहाँ पर मौजूद सारे के सारे डार्क सिल्क वर्म्स म्यूटेंट क्लास के तो नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डिनरी डार्क सिल्क वर्म्स भी जरूर ही मौजूद होंगे। तो ऐसे में मैं ये मान ही नहीं सकता कि यहाँ पर सिर्फ म्यूटेंट क्लास डार्क सिल्क वर्म्स ही मौजूद हैं, क्योंकि ये फैक्ट ही पूरी तरह से अनबिलीवेबल है। वीर इस पूरे मैटर के बारे में कुछ और देर तक सोचता है, लेकिन फिर वीर पहरा दे रहे सिल्वर फॉक्स को नीचे बुलाकर उसे ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है। उसके बाद अपने साथ सिल्वर फॉक्स को रखकर वीर उस बाम्बू फॉरेस्ट में और ज्यादा गहराई में चला जाता है।
सिल्वर फॉक्स के डर से सभी सिल्क वर्म्स छुप जाते हैं। अगर वो अपनी जान बचाकर भाग नहीं पा रहे थे तो फिर वो अपने अपने बांबू शूट्स में छुपकर कांप जरूर रहे थे, जिसकी वजह से बांबू स्टॉक्स तक कांपना शुरू हो चुके थे। और इसी वजह से इस समय वहां पर ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कि हवा में पत्तियां झूम रही हों। जमीन के अंदर मौजूद वो बांबू फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा था, लेकिन सरप्राइजिंगली उसे सपोर्ट करने के लिए कोई भी स्टोन पिलर या सिग्निफिकेंट स्टालामाइट्स मौजूद नहीं थे। इस बड़ी सी गुफा को केवल बांबू जैसे दिखने वाले वो प्लांट्स ही सपोर्ट कर रहे थे। जमीन पर हर तरफ फॉरेस्ट मौजूद थी और टेम्परेचर तो इतना ज्यादा कम हो गया था कि ज्यादातर लोग तो वहां पर सर्वाइव भी नहीं कर सकते थे। लेकिन वीर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो बिना किसी टेंशन या ठंड महसूस किए बस आगे बढ़ता जा रहा था। और फिर कुछ ही देर में वीर एक ऐसे एरिया में पहुंच गया था जो कि हर तरफ से आइस से ढका हुआ था। उस जगह के बांबू प्लांट्स हर जगह के मुकाबले और भी ज्यादा थिक थे और उसके केवल एक शूट को सर्कल करने के लिए 3 बड़े आदमियों की जरूरत पड़ेगी, और वो भी अपनी अपनी बाहें फैलाए हुए। अगर इस जगह पर डार्क सिल्क वर्म्स मौजूद हुए तो पता नहीं वो साइज में कितने ज्यादा बड़े होंगे। प्रोफेसर मंत्रा की ऑरा का इस्तेमाल करके वीर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन चाहकर भी वो ब्लैक बांबू के थ्रू देखकर ये नहीं बता पा रहा था कि उसके अंदर किसी भी तरह के सिल्क वर्म्स मौजूद हैं या नहीं। लेकिन फिर इस अजीब और मिस्टीरियस फॉरेस्ट की गहराई में वीर फाइनली एक पर्टिकुलर लाइफ फॉरेस्ट डिटेक्ट कर ही लेता है। ये लाइफ फोर्स स्प्रिंग वाटर के किसी बहती हुई नदी के जैसी थी, और इस लाइफ फोर्स को सेंस करने के बाद वीर इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गया था कि आखिर ऐसा कौन सा एलियन होगा जिसके पास इस तरह की मोहक लाइफ फोर्स मौजूद है। और जो लाइफ फोर्स वीर ने डिटेक्ट की थी वो उसे मॉडरेट अलर्टनेस के साथ अप्रोच करता है और थोड़ा और ज्यादा केयर और कॉशन के साथ उस बांबू फॉरेस्ट में घूमने लगता है। इसी तरह से बांबू शूट्स के बीच में से घूमते घूमते वीर एक खाली घास के मैदान में आ जाता है। घास का वो मैदान जहां पर वीर आ पहुंचा था वो भी थिक बांबू से भरे हुए थे। जैसे जैसे वीर उस घास के मैदान के करीब पहुंच रहा था वैसे ही उसकी नजरें डीप ऑब्जर्वेशन और चिंतन में टिक गई थीं। वो एरिया काफी ज्यादा बर्फ से ढका हुआ था और उसके बीचों बीच एक चिली लेकिन पूरी तरह से फ्रोजन नहीं पर एक लेक मौजूद थी। उस लेक में एक प्लांट था जिसमें सफेद रंग के फ्लावर्स लगे हुए थे। वीर ने पहले भी बहुत से अजीब से फ्लोरा देखे थे और भले ही ये प्लांट जो वीर को लेक के बीचों बीच दिख रहा था उसे वहां पर देखना अजीब लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसे देखकर ना तो वीर को डर लग रहा था और न ही वो घबरा रहा था। और अगर कहीं वहां उस प्लांट को कोई सुपर एलियन गार्ड कर रहा होगा तो वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि वीर को उस लेक के आसपास किसी भी दूसरे सुपर एलियन की प्रेजेंस नजर नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ, वीर को एक आदमी जरूर उस शांत पानी के बगल में बैठा नजर आया था। वो बिना हिले डुले बस उस प्लांट को देख रहा था और ये देखकर वीर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया था। उस आदमी के कपड़े देखकर वीर एक बात तो साफ साफ कह सकता था कि वो एक ह्यूमन ही था। वो आदमी एक ह्यूमन बैटल सूट पहने हुए था और वीर ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि एलियंस और स्पिरिट्स कभी भी वो नहीं पहन सकते जो इस समय उस आदमी ने पहना हुआ था। ये यहाँ पर और लोग क्यों हैं और कहाँ? वीर प्रोफेसर मंत्रा की ऑरा का इस्तेमाल करके उस आदमी को ऑब्जर्व करता है और जो रिजल्ट उसके सामने आया था उसे देखकर वीर सरप्राइज्ड हो गया था, क्योंकि उस आदमी के आसपास कुछ अलग ही लाइफ फोर्स थी। एक ऐसी लाइफ फोर्स जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। उस जगह पर एक एक्चुअल जीता जागता इंसान है, ये देखकर वीर बहुत ज्यादा सरप्राइज था। दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? बहुत ही केयरफुली आइस के अक्रॉस चलता हुआ वीर उस आदमी को ग्रीट करने की कोशिश करता है। अब क्योंकि वहां पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वीर को एक और दुश्मन बनाने का कोई शौक नहीं था। आफ्टर ऑल, ब्लैक डेजर्ट जैसी जगह पर अपने ही तरह के दूसरे लोगों के साथ मिलना एक बहुत ही खुशी की बात थी, और यहां तक कि अपने जैसे लोगों से एक सिंपल सा कोरेस्पॉन्डेंस या डायलॉग ही खुशी देने के लिए काफी था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वीर की बात सुनकर वो आदमी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और उसे देखकर वीर को ऐसा लगता है जैसे कि वो आदमी सो रहा हो। ऑफ कोर्स वीर इस बात को प्रॉपर्ली नहीं बता सकता था, क्योंकि वो आदमी वीर की तरफ अपनी पीठ किए हुए था और उसका चेहरा उस प्लांट की तरफ था। उस इंसान की पोजीशन वीर को यही सजेस्ट कर रही थी कि वो आदमी उस प्लांट को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन क्योंकि उस आदमी की पीठ वीर की तरफ थी इसीलिए वीर काफी ज्यादा श्योर नहीं था, और न ही वीर पूरी तरह से ये बता सकता था कि वो आदमी देखने में किस तरह का लगता है। देखो दोस्त, मैं यहाँ पर कोई गड़बड़ करने के लिए नहीं आया हूँ और मेरा इरादा तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का भी नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही क्यूरियोसिटी के मारे घूमते हुए यहाँ पर आ गया। तुम मुझसे कुछ बात करना चाहोगे? अगर नहीं भी करना चाहोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर ऑल, सबकी अपनी चॉइस होती है। उस आदमी के करीब जाता हुआ वीर उससे बात करना जारी रखता है, लेकिन अभी भी वीर को उस आदमी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। वो ना तो पीछे पलटा था और ना ही उसने किसी भी तरह का कोई रिएक्शन दिया था। वो आदमी अगर कुछ कर रहा था तो बस लेक के बीचों बीच मौजूद उस प्लांट को देखे जा रहा था। लेकिन उस आदमी के रिस्पॉन्स ना देने के बावजूद वीर आगे बढ़ना जारी रखता है।